हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच में उपस्थित हूं अंसाल्व को लेकर। आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। बोर्ड का एग्जाम का डेट क्लियर हो गया है और आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे और आप लोग के बीच में ये परेशानी आ रही होगी कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ें, क्या तैयारी करें और क्या नहीं तैयारी करें। इसी के बीच में आपकी सुविधा के लिए हम लेकर आ रहे हैं अंसाल्व। अंसाल्व इसलिए होता है कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको रखे जाए। उसी बीच में एक क्वेश्चन जो है, सिद्ध कीजिए कि समरूप त्रिज्या के चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ बराबर NIAB होता है। यहाँ प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ होते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली ABCD रखी गई है जो थीटा कोण पर रखी गई है। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली ABCD रखी गई है जो थीटा कोण पर है। कुंडली की भुजा AB पर बल F1 लग रहा है और कुंडली की भुजा BC पर बल F2 लग रहा है। कुंडली की भुजा CD पर बल F3 लग रहा है और कुंडली की भुजा AD पर बल F4 लग रहा है। इसमें ट्विस्ट की बात यह है कि इसमें बल F2 जो है वह बल F4 के प्रभाव को निरस्त कर देता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। और कुंडली की भुजा CD पर बल जो F3 लग रहा है वह नीचे की तरफ लग रहा है और कुंडली की भुजा AB पर बल जो लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है। इसे हम B मान लिए हैं और इसे हम रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी चित्र को समझने के लिए हम इस तरह बना दिए हैं। डिफाइन करने पर हम मान लिए हैं कि जो कुंडली की भुजा AD है ना, ऐसे घूम रहा है। घूमेगा काहे नहीं? क्योंकि कुंडली की भुजा CD बल F3 जो नीचे लगेगा और कुंडली की भुजा AB पे बल जो लगेगा ऊपर लगेगा, तो ऐसे घूमेगा कुंडली, यानी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो वॉल्यूम का आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा और वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ जो होता है वह दोनों बलों में से एक गुणे लंबवत दूरी होता है। तो चलिए देखते हैं, इस चित्र में समझेंगे। तो है यहाँ था और ये घूम के ऐसे हुआ है, तो यहाँ पे D हो गया, ऐसे घूमा है तो ऐसे हो गया, ऐसे घूमा है तो यहाँ पर हो गया B। तो इस समकोण त्रिभुज में हम पहले लंबवत दूरी निकाल लेते हैं। तो ये आपका 90 अंश पे हो गया और थीटा के सामने जो भुजा होता है लंब होता है और 90 सामने जो भुजा होता है कर्ण होता है। तो इसमें हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। यानी समकोण त्रिभुज APD में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा आपका। अरे भाई, बच्चा जानता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। भले से आप लोग कुछ और जाने, लेकिन यही होता है। तो साइन थीटा बराबर है, लंब का मतलब PD रखिएगा और कर्ण का मतलब AD रखिएगा। तो साइन थीटा और थीटा का मतलब कितना, थीटे रखिएगा, ठीक है। अब PD का मतलब कितना, PD का मतलब PD का मतलब पता नहीं, तो PD रखेंगे और AD का मान रखिएगा। AD का मान B है, यहाँ पे 1 मानिएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा PD और इसका गुणा इसमें कितना हो जाएगा B साइन थीटा, ठीक है। ये आपका हो गया B साइन थीटा। आपको निकालना क्या है, टाउ। तो वॉल्यूम का आघूर्ण जो टाउ होता है, वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ जो होता है दोनों बलों में से एक बल, दोनों बलों में से एक बल गुणे लंबवत दूरी होता है। लंबवत दूरी होता है भाई साहब, लंबवत दूरी। तो वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ हो गया, दोनों बलों में से एक बल, चाहे F1 लीजिए चाहे F3 लीजिए, दोनों बल समान होता है लेकिन दोनों में अंतर बस इतना है कि F3 जो होता है नीचे लगता है, ये ऊपर लगता है। तो दोनों बलों में से एक बल हम F1 ले रहे हैं।
और लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी इसमें PD होगा, तो PD रख देंगे यहाँ पर। यहाँ पे टाउ रखेंगे ना बाबू, यहाँ F1, और F1 का मान F बराबर होता है IBL साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर F1 का मान जो होगा IBL साइन थीटा, तो केवल F बराबर हम IBL लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा F1 बराबर IBL, लंबाई मान लीजिए L है, तो हो जाएगा IBL। अब PD का मान रखेंगे, और PD का मान कितना है, PD का मान है B साइन थीटा, कितना है B साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, जो कि क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू B, लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब क्षेत्रफल होता है। तो टाउ बराबर हो जाएगा IB, L इंटू B का मतलब कितना A, और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा। अगर मान लीजिए कुंडली में फेरों की संख्या n कर दिया जाए, जो तार लपेट रहे हैं उनकी फेरों की संख्या n कर दिया जाए, तो टाउ बराबर हो जाएगा n IBA साइन थीटा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो प्रूफ हो चुका है। इसमें फेरों की संख्या अगर रहेगा तो n लग जाएगा। n मतलब फेरों की संख्या, I मतलब विद्युत धारा, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और A मतलब क्षेत्रफल है, और साइन थीटा मतलब जाने रहा है, टाउ मतलब वॉल्यूम का आघूर्ण जो पहले ही लिखा गया है, ठीक है। इसमें एक और अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह न्यूमेरिकल टाइप है। चलिए देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, का समझे। इसको हम मिटाते हैं। अगर इसका PDF प्राप्त करना है ना, तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा आपको। अगर इस टॉपिक का PDF प्राप्त करना है, तो पहली बात, इस वीडियो के लास्ट में हम इसका थ्योरी लगा देंगे, वहां से आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है, काहे कि हम हैं ना, हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन आसानी से होगा। इसी 8वें क्वेश्चन में अथवा जो है 3 सेमी त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में, तो 3 सेमी त्रिज्या के गोला बनाइएगा। ये 8वां का जो है अथवा है, तो 3 सेमी त्रिज्या गोला बनाइएगा, एकदम प्यार से गोला बनाइएगा, देखिएगा एकदम गोल मटोल बनाए हैं 3 सेमी त्रिज्या का, यानी इसकी जो त्रिज्या केंद्र हो गया आपका, केंद्र को हम C मान लेते हैं सेंटर, और 3 सेमी की त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 3 सेमी है, इधर भी कितना है 3 सेमी है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। 1.5 अपवर्तनांक वाले है, जो कांच का गोलवा है ना, इसका अपवर्तनांक है कितना 1.5, और कांच का अपवर्तनांक आप ANG लिखोगे, तो सॉरी बड़ा लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे, हमको पता होगा कि आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए और बड़ा लिखते हैं। तो ANG का जो मान है 1.5 है। फिर आगे बढ़िएगा तो दिया है कि वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेमी की दूरी पर है, तो केंद्र यह है, और केंद्र से 1 सेमी की दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पे वस्तु O है, और 1 सेमी की दूरी पर इधर से 1 सेमी की दूरी पर, तो ये वाला कितना होगा आपका 2 सेमी होगा, कितना होगा 2 सेमी होगा, ठीक है ना। अब इस बिंदु को हम मान सकते हैं P या P1 मान सकते हैं। अब इतना देने के बाद कर अभ्यास के दिशा से देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जो यहाँ बुलबुला बन रहा है वो कहाँ दिखाई देगा, उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर से देखा जाता है। तो अब बताओ, यह वायु का बुलबुला इधर से देखने पर नजदीक पड़ेगा कि इधर से देखने पर नजदीक पड़ेगा, इधर से ना, तो यहाँ से मान लो प्रकाश ऐसे जा रहा है और इसको निकला तो ऐसे चला गया, और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, आपका I बन रहा है, क्या बन रहा है I, इसी का मान निकालना है। तो ये वाला वस्तु की दूरी जो है वह 2 सेमी हो जाएगा, वस्तु की दूरी पहले पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ की बात कर रहा है, ये आपका P1 पहले पृष्ठ के लिए,
पहले पृष्ठ के लिए, और यहीं से पूछ भी रहा है, पहले पृष्ठ से ही पूछ रहा है। पहला पृष्ठ हो जाएगा, दूसरा पृष्ठ हो जाएगा। पहले पृष्ठ के लिए ये बताओ, वस्तु की दूरी यहाँ पे आपका ध्रुव हो गया, ये आपका वस्तु की दूरी u का मान यहाँ से आता कितना है, 2 सेमी है। अब बताओ ये 2 सेमी जो है किधर पड़ रहा है, इस पृष्ठ से दाएं पड़ रहा, दाएं प्लस लेंगे, और वक्रता त्रिज्या इस पृष्ठ से भी दाएं पड़ेगी, तो r का मान जो 3 सेमी दिया वो 3 सेमी जो होगा प्लस में लेंगे, ठीक है। और प्रकाश जो है वह कांच से वायु में जा रही है, किससे जा रही है, कांच से वायु में जा रही है। इसके लिए अपवर्तनांक जो होगा वह कितना होगा, GNA। इसका मतलब प्रकाश कांच से वायु में जा रही है, और GNA का मतलब तोड़ देंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो n ऊपर लिखेंगे, n नीचे लिखेंगे। जो नीचे होता है उसको ऊपर लिखा जाता है, जो ऊपर होता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर NA का वैल्यू 1 रखेंगे और NG का वैल्यू कितना रखेंगे, 1.5, ठीक है। ऊपर ये 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ऊपर 10 और नीचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 2 से काट भी दीजिए, जब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाए 2 करे 5 से, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। ये आपका ये हो गया, ठीक है। ध्यान देना चित्र में थोड़ा सा, आपको यहाँ से P से O तक की दूरी 2 सेमी, दाएं पड़ रहा है इसलिए प्लस 2 सेमी, त्रिज्या इस पृष्ठ से दाएं पड़ रही है 3 सेमी, प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है यानी इसमें से इसमें जा रहा है, तो GNA लेंगे, और इसके लिए तोड़ेंगे कैसे, n ऊपर n नीचे, जो नीचे होता है उसको ऊपर, जैसे A नीचे है ऊपर लगा दिए, G ऊपर है नीचे लगा दिए, मान रख के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और वायु का अपवर्तनांक सदैव 1 होता है। इतना हो गया। तो पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा। चलिए देखते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है n/v माइनस 1/u बराबर 1/r n-1 होता है, ठीक है, ये रूल होता है। तो आप कौन सा अपवर्तनांक लेंगे, GNA, तो कन्वर्ट हो जाएगा GNA में, यहाँ पे GNA रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका GNA, यहाँ पे हो जाएगा GNA। GNA का वैल्यू कितना है, 2/3, तो 2/3 2 ऊपर है, देखो 2/3, GNA का वैल्यू 2/3, 2 ऊपर है, 3 नीचे, तो ऊपर होगा 2 नीचे हो जाएगा 3, अभी पहले से नीचे ही है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 1/u, u का वैल्यू दिया है 2, 2 रख देंगे, 1/r हो जाएगा। GNA का मान रखेंगे, GNA का वैल्यू कितना है, 2/3, अब माइनस कितना 1, 2/3 भी माइनस 1/2, यहाँ पर r का भी मान रख दीजिए, और r का मान इसमें कितना है 3, तो 3 यहाँ पर रखना होगा, तो 1/3, ये 2 हो जाएगा, ये 3 का नाम 3 हो जाएगा, नीचे गुणा कराएंगे तो फिर 3 आएगा, तो 2/3 कितना 3 भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 1/2, यहाँ पर देखिए 3 में से 2 घटाएंगे -1, -1 गुणा 1 में करेंगे तो -1, और 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर इधर आ जाइए, 2/3 कितना 3 भी हो जाएगा, बराबर -1 कितना है 9, हाई -1/2 उधर जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। 2 का गुणा -1 में करेंगे 2/3 भी, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा +9, नीचे कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2/3 कितना हो जाएगा 3 भी, और 9 में से 2 घटाओ कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना होगा, अरे बोलिए ना, ये 3 से कटेगा तो 1, 3 से कटेगा तो 6, तो ये आपका आगे बढ़िए, 2 कितना हो गया भी, और ये हो गया 7 कितना 6, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 भी, और 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12, और भी बराबर हो जाएगा 12 कितना 7 हो जाएगा। तो भी बराबर 7 से 12 में क्या करना, आपको भाग करना है। जब इससे इसमें भाग करेंगे ना तो कितना आएगा आपका आंसर, वही आपका आएगा 1.6 सेमी, 1.67 सेमी आएगा, कुछ नियर अबाउट इसी के आना चाहिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है। इतना तो मर्यादा अपने भाषा में रखिएगा कि गलत ना हो, ठीक है।
अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो है लॉन्ग क्वेश्चन, अन्योन प्रेरण से क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, अन्योन प्रेरण से क्या समझते हैं। अन्योन प्रेरण, तो हम अन्योन प्रेरण की बात करें, अन्योन प्रेरण, मान लो ये कुंडली है और इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। सुनो, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, तो इसमें धारा जो होगी ऐसे बहेगी। जब किसी कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो मुख्य धारा के विपरीत उस कुंडली में स्वतः एक अन्य धारा बहने लगती है। जैसे मान लो इसमें धारा जो बह रही आई, तो जब किसी कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब हम किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है। जब किसी कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस प्रेरित विद्युत वाहक के कारण उसमें एक धारा बहती है जो मुख्य धारा के विपरीत होती है, जिसे स्वतः धारा कहते हैं। तो किसी कुंडली में अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, जब किसी कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसी कुंडली में मुख्य धारा के विपरीत एक अन्य धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं और इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। अब मान लीजिए इसका चुंबकीय फ्लक्स टोटल जो है वह n फाई है, ठीक है, कितना है, n फाई है। यदि एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स फाई है, एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो संपूर्ण फेरों की चुंबकीय फ्लक्स निकालना है तो n फाई होगा। सिंपल, अगर 2 गो फेरा है तो 2 फाई, 3 गो फेरा है तो 3 फाई, 4 गो फेरा बनाएंगे तो 4 फाई, अगर 5 गो बना रहे हैं तो 5 फाई हो जाएगा, अगर 6 गो फेरा बना रहे हैं तो 6 फाई हो जाएगा, अगर n फेरा है तो n फाई। तो अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो मुख्य धारा के विपरीत एक अन्य धारा उत्पन्न हो जाती है स्वतः, उसे ही जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं और इसी घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो मुख्य धारा के विपरीत एक अन्य धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। इसी अब अन्योन प्रेरण, ये जो चुंबकीय फ्लक्स n फाई जो होता है, n फाई जो होता है वह मुख्य धारा I के समानुपाती होता है। तो n फाई समानुपाती क्या होता है, I। तो यहाँ पे होगा आपका n फाई बराबर कितना होगा, Li। जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे नियतांक उत्पन्न होता है जिससे हम कहते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक। जहां यल क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है, अन्योन प्रेरण गुणांक है। ध्यान दीजिए, यदि सुनिए, अन्योन प्रेरण क्या है, जब किसी कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कितना वर्ग का है, जब हम किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है। चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होने से उसमें एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली बंद होती है तो मुख्य धारा के विपरीत एक अन्य धारा उत्पन्न हो जाती है। इस अन्य धारा के उत्पन्न हो जाने की घटना को ही क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। या सिंपल, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो मुख्य धारा के विपरीत एक अन्य धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण। और जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं। और प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो सदैव मुख्य धारा के विपरीत होती है। ध्यान देने वाली बात है, प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वह
मुख्य धारा क्या होती है, विपरीत होती है। इसमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो गया। अब अन्योन्य प्रेरण का गुणांक और जो संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स होता है वह मुख्य धारा के समानुपाती होता है। यानी जितना अधिक मात्रा में धारा स्थापित करेंगे उतना ही चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यहाँ पे n फाई बराबर क्या होता है, Li होता है। अब इसमें हम बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा। तो ध्यान दीजिए, यदि कुंडली में ये आपका हेडिंग हो गया, यदि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए तो, यदि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा। यानी हम I का मान मान ले रहे हैं 1 एम्पियर। इस हिंदी लिखने का मतलब यही हुआ। तो चूंकि हम जानते हैं कि n फाई बराबर क्या होता है, Li होता है। n फाई बराबर L और I का मतलब कितना, 1। अब यहाँ पर n फाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी L हो जाएगा। तो हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दे रहे हैं। तो इसका मतलब यदि कुंडली में हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, यदि हम कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, यदि हम कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, तो उस कुंडली में उत्पन्न संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स को ही क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। यानी n फाई को ही L कहेंगे कब, जब I का मान लेंगे 1। क्या समझे, n फाई को कहेंगे L कब कहेंगे, जब I का मान 1 लेंगे, यानी धारा का मान जब 1 लेंगे। तो बहुत सिंपल है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का परिभाषा देना है। तो यदि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए, यदि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए तो उस कुंडली के संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स को ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसमें डिफाइन करना था और डिफाइन हो चुका है, ठीक है। अब इसमें परिभाषा दीजिए, हो गया। समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो समतल कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरक का सूत्र जो होता है वह हम देखेंगे। इसे मिटा रहे हैं। अब इसमें 2 समतल कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए हमको सूत्र स्थापित करना है। चूंकि हम जानते हैं कि Li बराबर होता है n फाई, और ये भी जानते हैं कि फाई बराबर होता है आपका b इंटू ए। तो यहाँ पे हो जाएगा L I n, अब फाई का मतलब कितना, b इंटू ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो चूंकि b बराबर होता है आपका म्यू नॉट अपान 2 I अपान r होता है। यदि फेरों की संख्या n हो तो इसमें n से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये आपका a हो गया। और a बराबर होता है पाई r स्क्वायर, यही मान इसमें पुटअप कर देना है। तो L हो गया, I हो गया, n हो गया, b का मान रखेंगे और b का मान है म्यू नॉट अपान 2 n I अपान r, इंटू a का मान रखेंगे और a का मान कितना है आपका पाई r स्क्वायर। यहाँ पर एक r से एक r कट जाएगा और सब बचेगा। I से ये I कट जाएगा, I से I, r से r कटेगा, तो इधर L बचेगा। क्या बचेगा आपका, L बचेगा। तो ये हो जाएगा n, पहले ये लिखते हैं म्यू नॉट अपान 2, r से r कट गया, बचेगा नहीं, n गुणा n होगा तो n स्क्वायर और गुणे पाई, यही बचेगा, इंटू कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। यही आपका सूत्र प्राप्त होगा, ठीक है। इस सेशन में इतना ही, धन्यवाद। अरे भैया नहीं, धन्यवाद नहीं में एक और क्वेश्चन है,
उस क्वेश्चन को भी फरिया लेते हैं। इसमें अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं नाभिकीय विखंडन। तो हम नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, और एक है नाभिकीय 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 बढ़िया गलती लिखा है, नाभिकीय संलयन। दोनों के बारे में समझाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, जब किसी परमाणु के नाभिक पर अल्फा न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। जब किसी बाहरी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो उसका नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब किसी नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो उस भारी नाभिक जो होता है, उस पदार्थ का भारी नाभिक जो होता है वह दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। या ऐसा समझिए ना, किसी परमाणु के नाभिक का एक से अधिक भागों में टूटने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए जब परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देना है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय जैसे मान लीजिए यूरेनियम 92-235 है और इस पे हम न्यूट्रॉनों की बमबारी कर रहे हैं। न्यूट्रॉन का जो संकेत होगा ऐसे लिखेंगे 0N1, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा यूरेनियम 92 ही रहेगा और ये 235 और एक मिलकर हो जाएगा 236। ये आपके क्रिप्टॉन और बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। Kr ये आपका 144 होता है और ये आपका 36 होता है। तो 92 में से 36 निकल गया तो कितना बचेगा, 92 में से 36 घटा दो तो 12 में 6 गया 6 और यहाँ बचा आपका 8, 8 में से 3 गया 5। तो ये आपका होता है 56 और ये होता है 89, ठीक है। और यहाँ पर 0N13 प्लस ऊर्जा उत्सर्जित होता है, ऊर्जा। तो सुनिए, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, जब किसी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो उस परमाणु का नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे यूरेनियम 92-235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी कर रहे हैं तो यहाँ पे समझिएगा ये न्यूट्रॉन का संकेत है और यहाँ पर ये यूरेनियम कितना हो गया, 92-236 हुआ। कैसे हुआ है, 92 में 0 जोड़ेंगे तो 92 होगा, 235 में जोड़ेंगे तो 236 होगा। अब ये 92 यूरेनियम 236 जो होता है वह लगभग 2 बराबर भागों में टूट जाता है, बेरियम में और क्रिप्टॉन में। तो यहाँ पे 56 हो गया और 36, 92 में से 56 यहाँ पर और 92 में 36 यहाँ पर, इसको जोड़ेंगे तो अब फिर 92 होगा। 144, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 और 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 एक 13 वही, और इसमें 3 है, ठीक है। ये 3 नए न्यूट्रॉन पर हो जाएंगे, यानी जोड़ेंगे तो 236 हो जाएगा। तो नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, बराबर बता दे रहे हैं। जब किसी परमाणु का नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो उस परमाणु का नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, इसी घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। या किसी परमाणु का नाभिक जब 2 भागों में टूटता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय संलयन, जब 2 हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है, ठीक है। धन्यवाद।